हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस करियर लॉन्चर में आपका स्वागत है। और ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सभी को पूरी की पूरी साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें आप साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश को सारा का सारा प्लेटफॉर्म यहीं पे दिया जाएगा। और आज मैं आपका टीचर सलीम सर, जो कि केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, इस गेटवे ऑफ सक्सेस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत पास में आ गया है, बस 2 से 3 दिनों में आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम होनी है। तो मैं चाहूँगा कि कुछ आपको इम्पोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चंस करा दूं ऑब्जेक्टिव का, जिससे आपको बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस बहुत इजी लगने लगे, जिसके थ्रू मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं आपके होल सब्जेक्ट केमिस्ट्री से, पूरे चैप्टर से, ताकि आपका 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम खराब ना हो और बेहतर बन सके। तो चलिए इसके साथ शुरुआत करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है पूरी की पूरी, इसके अंदर 300 साढ़े 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, एससीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। एससीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है, कितना होता है? जैसे कि आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो वो होता है 74%, तो जिसको मैंने थोड़ा सा परसेंटाइल करके लिखा हुआ है 0.74, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? अगर टोटल की बात की जाए तो वो अलग होता है। इसमें क्वेश्चन किया है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या, जो कि होती है आपकी 7। कुल क्रिस्टल जालकों की संख्या अब यहां पे आता है, इन 7 से अलग अलग बनते हैं, जिनकी संख्या होती है 14। जिनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 14। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि बीसीसी इकाई कोष्टिका में मुक्त खाली जगह होता है। तो अगर आप बीसीसी इकाई कोष्टिका का पढ़े रहेंगे तो उसमें आता है 68%। तो 68% जो होता है वो भरा रहता है, और हमको पता है कि कोई भी चीज़ होती है जो 100% होती है। मतलब अगर 68% भरा है तो खाली कितना रहा होगा? 32%। तो 32% उसमें खाली रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक धातु का रवाकरण एससीपी संरचना में है तो उसका समन्वय संख्या होता है। तो देखिए एससीपी के लिए मैंने बताया था अपने बच्चों को, तो मैं आपसे फिर बता दूं कि जब भी कहीं एससीपी दिख जाए या सीसीपी दिख जाए तो उसके लिए एक ही चलता है, जिसमें एक समन्वय गोला अलग अलग ऊपर नीचे 6 गो से घिरा रहता है। मतलब कि 6 यहां से या 6 नीचे से। अगर 6 ऊपर की बात करूं, 6 नीचे की बात करूं, तो टोटल कितना बन जाएंगे? आपका बन जाएगा 12। आपका टोटल बन जाएगा 12, यानी कि एक धातु का रवाकरण एससीपी संरचना में उसका समन्वय संख्या होता है 12। अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो कह रहा है कि निम्न में कौन से जोड़े में, है ना, अलग अलग जोड़ा दिया हुआ है। इसमें पूछा है कि चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तिका होती है। तो इसके अंदर एक चीज याद कर लीजिएगा कि एससीपी ही है जो केवल अष्टफलकीय बनाता है ना, और सब बनते हैं, लेकिन एससीसी जो ऐसा है जो अष्टफलकीय बनाता है। तो इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? एससीपी आंसर हो जाएगा कि एससीपी और सीसीपी जो होते हैं जो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तिका बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ठोस क्षारीय धातु हैलाइड का रंग किसके कारण होता है? तो किसी भी धातु का अगर रंग की बात की जाए तो रंग प्रदर्शित करने का सिंपल एक कारण होता है, और वो होता है एफ केंद्र। अगर एफ केंद्र किसी में उपस्थित नहीं होगा तो वो धातु, वो पदार्थ कभी भी आपका रंग प्रदर्शित नहीं करेगा। तो यानी यहां से आपका आंसर हो जाएगा एफ केंद्र। अगर आगे की बात की जाए तो कह रहा है कि बीसीसी कोष्टिका की जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? देखिए बीसीसी कोष्टिका है जिससे वो जालक 3 गो का निर्माण करता है, यानी 3 गो अलग अलग टोटल तंत्रों में शामिल होता है, यानी 8 का आंसर हो जाएगा आपका 3। अगला क्वेश्चन है कि एसीसी एकल कोष्टिका की संकुलन क्षमता होती है, सिंबल क्यूबिक सेल, इसकी संकुलन क्षमता होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर होता है 52%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि स्वाटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी स्वाटकी दोष बनेगा तो कोई एक धनायन या ऋणायन उसको छोड़कर भाग जाएगा। तो जब छोड़कर भाग जाता है तो वहां से उस चीज की कमी हो जाती है। मतलब यहां पे ये है तो Cl यहां से चला गया तो यहां पे एक कमी हो जाएगी। जब कमी हो जाती है तो घट जाता है ना स्वाटकी दोष।
घट जाता है। अगला क्वेश्चन है कि साटकी दोष और फ्रेंकल दोष होते क्या हैं। दोनों के दोनों को आप पढ़िएगा क्रिस्टल दोष में। जब आप क्रिस्टल दोष के बारे में पढ़िएगा तभी इन दोनों के बारे में पढ़ना है कि साटकी दोष और फ्रेंकल दोष क्या होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीसीसी एकल कोष्टिका की संकुलन क्षमता, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि रिक्तिका कितनी होती है, तो वहां समझाया था कि उसकी संकुलन क्षमता 68 होती है, तो 100 में से घटा दीजिएगा तो आपको रिक्तिका मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एफसीसी एकल कोष्टिका की संकुलन क्षमता कितनी होती है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपने ध्यान दिया होगा तो वहां पे एससीपी लिखा हुआ था, एससीपी और एफसीसी दोनों बिल्कुल एक होते हैं, तो अगर एससीपी का 74 तो एफसीसी का भी कितना होता है, 74 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि CaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, CaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, तो वह इसकी संरचना होती है BCC। BCC एक यूनिट सेल है जिसमें CaCl की संरचना उसके समान दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम का उप सहसंयोजन संख्या। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि उप सहसंयोजन संख्या होता क्या है। तो कहता है कि निकटतम किसी गोले से, कोई एक गोला है, उस गोले से निकटतम गोलों की संख्या जो उसको स्पर्श करते हो उसी को कहा जाता है उप सहसंयोजन संख्या। तो यहां पे अगर मैं सोडियम की बात करूं तो इसकी सहसंयोजन संख्या होती है 4। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड का जालक है, सोडियम क्लोराइड का जालक है। तो अगर मैं सोडियम क्लोराइड की जालक की बात करूं तो इस जालक बनता है अष्टफलकीय। जालक कैसा बनता है बच्चों, तो अष्टफलकीय बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में कौन सा ऑक्साइड धातु की तरफ विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। तो धातु की तरफ विद्युत का गुण प्रदर्शित करने वाला केवल एक होता है, क्रोमियम ऑक्साइड CrO2। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्रोमियम ऑक्साइड CrO2। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। देखिए आप लोगों ने जब ठोस चैप्टर पढ़ा होगा, ठोस अवस्था, तो उसके अंदर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पढ़ा होगा। तो यहां पे दिया है कि कौन सा अक्रिस्टलीय है, तो उसके अंदर एग्जाम्पल में लिखवाया जाता है क्वार्ट्ज सिलिका जो आपका होता है अक्रिस्टलीय। फिर अगला भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड कि कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कांच। इस पे तो आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। वो बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन होता है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार, तो यहां आंसर हो जाएगा कांच। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस दोष में धनायन अंतरकाशीय स्थल में किस दोष में धनायन अंतरकाशीय स्थल में उपस्थित होते हैं। तो देखो बउआ, अंतरकाशी दोष होता है जिसके अंदर, अंतरकाशी दोष होता है जिसके अंदर तो वो तो चला जाता है, लेकिन कह रहा है धनायन, तो आपको पता है कि साटकी में निकलकर बाहर चला जाता है, तो फ्रेंकल के अंदर धनायन अंतरकाशी में चला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रेंकल दोष। अब कह रहा है कि अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या अनुपात, ये बहुत विधिवत जाने की जरूरत नहीं है, इसका ऑप्शन होता है 0.414, जो को आपको याद रहना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति और चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय का हो जाता है 0.225, है ना। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी और 21 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किसमें फ्रेंकल दोष पाया जाता है। तो देखिए इसके अंदर एक हमारा यौगिक है AgBr, ये एक ऐसा यौगिक है जिसके अंदर फ्रेंकल दोष के साथ साथ साटकी दोष भी पाया जाता है, मतलब ये दोनों में पाया जाता है। तो AgBr हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि यदि किसी क्रिस्टल में R + R 0.414 हो तो समन्वय संख्या होगी, उसकी समन्वय संख्या कितनी होगी। तो उसका आंसर होता है डी, 6। उसकी संख्या कितनी होगी, तो 6 होगी। फिर कह रहा है कि C6H6 कैसा पदार्थ है। C6H6 यानी कि बेंजीन। तो हमेशा याद रखिएगा कि बेंजीन प्रतिचुंबकीय होता है, यह आकर्षित नहीं होता है, कभी भी चुंबकत्व गुण नहीं दिखाता। कह रहा है कि एक ब्रोर मैग्नेटान बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, तो 9.27 गुने 10 का पावर 24, ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बैंड गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो वो होता है। आपको पता होगा कि जब भी इसके बराबर हो जाए तो वो अर्धचालक हो जाता है, इससे कम हो जाए तो चालक हो जाता है, इससे ऊपर चला जाए तो अति चालक हो जाता है। चलिए निम्न में किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है। तो 8 होती है सोडियम की,
अगर मैं बात करूं तो सोडियम धातु की समन्वय संख्या 8 होती है, तो इससे रिलेटेड ये वर्ग 1 में पाया जाता है, तो वर्ग 1 में ही आपका पोटेशियम पाया जाता है, तो पोटेशियम कभी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ विषम दैशिकता दर्शाएगा। देखिए जब आप लोगों ने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पढ़ा होगा तो उसमें समदैशिकता और विषम दैशिकता बताया गया होगा, तो जितने सारे क्रिस्टलीय पदार्थ रहे होंगे वो सारे के सारे विषम दैशिकता दिखाते हैं। तो अब यहां पे समझना है कि क्या कोई यहां पे क्रिस्टल है, तो ग्लास तो क्रिस्टल नहीं होता, लकड़ी क्रिस्टल नहीं होता, प्लास्टिक क्रिस्टल नहीं होता, इसका मतलब ये सारे के सारे आंसर हमारे गलत हो जाएंगे। तो एक ही ऑप्शन बचा बी, बेरिलियम क्लोराइड, तो ये हमारा क्रिस्टल बन जाएगा जिससे ये विषम दैशिकता दिखाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है लेकिन न्यूमेरिकल है, इसका बनाने का एक तरीका होता है। कह रहा है कि घन के कोनों की संख्या, घन के कोनों पर x है और y जो है फलक पर है, तो फलक बनते हैं 2 से, फलक बनते हैं 2 से, तो 6 गो रहेगा तो ये 3 हो जाएगा, और ये बनता है 1 से, तो यानी 1 और 3 का अनुपात आता है, तो 1 और 3 का अनुपात यहां पे है, तो XYQ इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में कौन सा समीकरण परासरण दाब को परिभाषित करता है। तो परासरण दाब अगर आप लोगों ने बिलियन पढ़ा होगा तो P इज टू, P का मतलब होता है पाई, P का मतलब होता है पाई, यानी मैंने P लिखा हूं तो पाई, पाई इज इक्वल टू CRT, ये होता है परासरण दाब का फॉर्मूला। तब आपको देख लेना है कि P इज इक्वल टू CRT कहां है, तो ऑप्शन ए में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परासरण के अर्ध परागम झिल्ली से गुजरता है, तो याद रखिएगा बउआ कि अर्ध परागम में झिल्ली से केवल और केवल विलायक के कण गुजरते हैं और किसी के नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा आदर्श विलयन का गुण है। जब आदर्श और अनादर्श विलयन पढ़ा होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो राउल्ट के नियम का फॉलो करे, पालन करे, तो वो हमारा होता है आदर्श विलयन। अगला क्वेश्चन दिया है कि पानी का क्वथनांक ऊंचे पहाड़ों पर घटता है क्यों। तो क्वथनांक घट जाता है क्योंकि वहां का दाब कम हो जाता है, वहां का दाब कम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है कि विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म, तो 4 गो होता है, अपेक्षिक हिमांक में अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और परासरण दाब। ये 4 को छोड़ देने के बाद बाकी जो आपका बचता है वो होता है, चलिए विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म में कह रहा है परासरण द्रव, पृष्ठ द्रव, चलकता, अर्धआयु, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन में कोई नहीं होगा, ये होगा परासरण दाब, क्योंकि यही विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म होता है। कह रहा है कि किसी जलीय विलयन का निम्न हिमांक है। देखिए हिमांक का अवनमन जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि हिमांक का अवनमन जो होता है समानुपातिक होता है वेंट हाफ गुणांक का, वेंट हाफ गुणांक का। तो अब देखना है कि इन सभी में से किसका ज्यादा वेंट हाफ गुणांक होता है। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो NaCl पूरी तरीके से विलयित हो जाता है, तो इसका वेंट हाफ गुणांक सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसका सबसे ज्यादा निम्न हिमांक होगा, क्योंकि जितना ज्यादा वेंट हाफ गुणांक होके उतना उसका निम्न हिमांक होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। कह रहा मानव रक्त का पीएच मान होता है, मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारा खून जो होता है वो क्षार होता है, अम्ल नहीं होता है, मतलब कि 7 से तो नीचे की बातें नहीं करेंगे, और 7 उदासीन होता है तो उसके ऊपर क्या 8.2 नहीं 7.4 होता है, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय प्रदूषण को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है। तो देखिए वो जब आपने बिलियन पढ़ा होगा उसी वक्त बताया गया होगा कि सबसे छोटी जो इकाई होती है जिसको नापा जा सके वो नापी जाती है ppm में, पार्ट्स पर मिलियन में। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा पार्ट्स पर मिलियन। कह रहा है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोलाइडी बिलियन में पाया जाता है, सबसे पहला टिंडल प्रभाव कोलाइडी बिलियन में। तो यहां पे बिलियन, अवक्षेप, वाष्प, तो कोलाइड दिख नहीं रहा है तो सोल को ही कहा जाता है कोलाइडी बिलियन। चलिए यहां पे देखिए दे दिया है कि वेंट हाफ गुणांक इसका कितना है, बहुत बार पूछेगा, कैल्शियम सल्फेट का पूछेगा, यहां पे कैल्शियम नाइट्राइट का पूछा हुआ है। तो देखिए यहां पे कैल्शियम पे आता है 2+ चार्ज और नाइट्रेट पे आता है NO3 2- चार्ज। तो अब देखिए 1 गो यहां से और 2 गो यहां से, टोटल कितना बन गया 1 + 2 = 3, यानी टोटल वेंट हाफ गुणांक कितना बनेगा 3 बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। देखिएगा कि वो कितने पार्ट में टूटता है, ये 1 गो टूटेगा और ये 2 गो में टूटेगा, जितने में टूटेंगे वो टोटल का सम ही हमारा क्या होता है, वेंट हाफ गुणांक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोललता की इकाई है, मोललता की इकाई क्या है। देखिए मोललता बराबर कहता क्या है कि बिले के मोल बट्टा में बिलियन का द्रव्यमान, ये बोलता है मोललता, ये होता है मोललता बराबर। तो बिले के मोल बट्टा बिलियन का द्रव्यमान, तो ऊपर में मोल है तो मोल हो जाएगा और नीचे में द्रव्यमान है तो केजी हो जाएगा, पर केजी या पर ग्राम। तो अब देख लेना है क्या दिया हुआ है। तो यहां दिया है मोल, यहां पर मोल डेसीमीटर, यहां पे आपका दिया हुआ है मोल पर केजी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मोल पर केजी। चलिए कह रहे वियोजन का वेंट ऑफ गुणांक, अगला क्वेश्चन कह रहा है वियोजन का वेंट ऑफ गुणांक। तो याद रखिएगा जो पूरी तरीके से घुल जाए उसका ग्रेटर देन 0, जो ना घुले वो लेस देन 0 और जो थोड़ा बहुत रहे वो बराबर में। तो कह रहा है पूरी तरीके से, वियोजन का मतलब होता है पूरी तरीके से घुल जाना। तो अगर पूरी तरीके से घुल गया तो वो 0 से क्या होगा, बड़ा, सॉरी यहां पे होगा आपका जो बड़ा होगा 1 से, या छोटा होगा 1 से, या बराबर होगा 1 का। तो जो पूरी तरीके से हो जाता है वो 1 से बड़ा होता है, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आइसोटोनिक। देखिए जब आप पढ़े होंगे तो आइसोटोनिक के लिए बताया गया था कि आइसोटोनिक क्या होता है, जिसका परासरण दाब हर जगह एक समान रहे, उसी को कहा जाता है आइसोटोनिक विलयन। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में किसका सबसे अधिक हिमांक में कमी आता है। देखिए हिमांक में कमी यानी कि वेंट ऑफ गुणांक। तो वेंट ऑफ गुणांक जब देखेंगे तो यहां पे देखिए इसका सबसे ज्यादा है पोटेशियम 2 गो, सल्फेट 1 गो, मतलब 3 गो, यहां पे 1 गो सोडियम क्लोराइड 2 गो, तो सबसे ज्यादा इसका 3 गो है, तो ये बन जाएगा पोटेशियम सल्फेट हमारा राइट आंसर। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन ताप से प्रभावित नहीं होता। ये बहुत पेटेंट क्वेश्चन है बोर्ड मॉडल के लिए। तो याद रखिएगा कि मोललता जो होता है वो ताप से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि इसके नीचे में द्रव्यमान आता है, आयतन नहीं। नॉर्मलता के नीचे में आयतन आता है, मोलरता के नीचे में आयतन आता है, फॉर्मलता के नीचे में आयतन आता है, लेकिन मोललता में द्रव्यमान आता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। करा परासरण दाब को बढ़ाया जा सकता है, परासरण दाब को बढ़ाया जा सकता है। चलिए बताइए परासरण दाब को बढ़ाया जा सकता है, ताप बढ़ाकर, ताप घटाकर, आयतन बढ़ाकर। देखिए परासरण दाब का बढ़ने का मतलब क्या है कि ऐसा दाब जो ऑस्मोसिस यानी परासरण को रोक दे। तो परासरण को रोकने के लिए हम क्या करेंगे कि वाष्प दाब को बढ़ा देंगे। तो वाष्प दाब कब बढ़ता है, जब हमारा ताप बढ़ता है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ए, ताप बढ़ाकर परासरण दाब को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारा का अमलगम सोडियम के साथ विलयन का उदाहरण है। तो ये आप विलयन के फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े होंगे, फर्स्ट टॉपिक में ही पढ़े होंगे कि विलयन के प्रकार भौतिक अवस्था पर। तो याद रखिएगा कि उसके अंदर जब ठोस विलयन आप पढ़ते होंगे, ठोस विलयन जब आप पढ़ते होंगे तो उसके अंदर पढ़ते होंगे कि विलायक रहता होगा आपका ठोस जिसके अंदर सोडियम, और विलय आपका रहता होगा द्रव जिसके अंदर मरकरी। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अमलगम सोडियम के साथ विलयन का उदाहरण जिसमें विलायक, तो विलायक क्या है, सोडियम है, तो इसके अंदर हमारा आंसर हो जाएगा ठोस। सोडियम क्या है, ठोस है। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी विलयन के सभी अवयवों का योग मोल भिन्न का में होता है। तो याद रखिएगा हमेशा 1 के बराबर होता है, जितने भी उसके अंदर विलय होंगे, अवयव होंगे, सभी का मोल भिन्न 1 के बराबर रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किसके द्वारा सबसे कम वाष्प दाब लगाया जाता है। तो जिसका सबसे कम वाष्प बनेगा उसका सबसे कम वाष्प दाब लगाया जाएगा। तो देखिए सबसे कम वाष्प दाब बनेगा पारा का, इसका वाष्प दाब बहुत कम बनेगा तो सबसे ज्यादा कम लगाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदर्श विलयन है जिसका उदाहरण है, एक आदर्श विलयन है जिसका उदाहरण है। तो अभी हमने बताया कि राउल्ट के नियम का पालन करता हो, लेकिन ध्यान रखिएगा जो राउल्ट के नियम को पालन करेगा उसका एंथैल्पी मिश्रण भी 0 होगा और आयतन मिश्रण भी 0 होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। चलिए कह रहा है अगला क्वेश्चन कि 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलय की मात्रा बट्टा में विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। तो अब देखिए विलय की मात्रा दे दिया है 20 ग्राम और
80 ग्राम जल दिया है तो बिलियन बनाइएगा तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 100 हो जाएगा बट्टा 100, तो यहां से कटाइएगा तो गुने 100% के लिए 100 कट गया, कितना प्रतिशत आएगा 20%, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%। उसी तरीके का अगला क्वेश्चन है आपका सेम 52 नंबर, तो ये आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिल्कुल यही क्वेश्चन का हूबहू क्वेश्चन है, इसका ऑब्जेक्टिव निकाल के देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे विद्युत का सुचालक कौन है? तो जो सबसे अधिक विद्युत का सुचालक होगा वो होगा ग्रेफाइट, वो होगा ग्रेफाइट। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित होता है। तो जब आप फैराडे का विद्युत द्वितीय नियम पढ़िएगा तो उसमें कहता है विद्युत अपघटे के समतुल्य भार का, उसके फॉर्मूले में, उसके डिफिनीशन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 96,500 कूलम विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैल्शियम सल्फेट के घोल से मुक्त करती है, कितना मुक्त करता है कॉपर? तो कॉपर मुक्त करता है 31.75 ग्राम, 31.75 ग्राम मुक्त करता है। कह रहा है कि निम्न में सबसे अधिक शक्तिशाली अवकारक है। अवकारक का मतलब क्या होता है बउआ? अवकारक का मतलब होता है जो किसी की ऑक्सीकरण अंक को घटा दे, जो किसी का ऑक्सीकरण अंक को घटा दे। तो घटाने का मतलब होगा क्या कि उसको दे दे या ले ले? तो दे दे, जो आसानी से उसको दे देगा तो उस पर निगेटिव चार्ज चला जाएगा। तो देखिए इन सभी में से अगर किसी को देने की बात की जाएगी तो वो केवल और केवल आयोडीन होगा जो कि देगा, तो यानी ऐसा राइट आंसर हो जाएगा आपका I2। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें से किसको अवकृत नहीं करेगा? तो हाइड्रोजन किसको अवकृत नहीं करेगा? तो इसका आंसर है Zn2+, इसका आंसर है Zn2+, है ना, क्योंकि जिंक को वो अवकृत नहीं कर पाएगा, इसका विद्युत विभव बहुत ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। अगला क्वेश्चन है किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? तो मैग्नीशियम का आप लोग जाके देखिएगा विद्युत ऋणात्मक सीरीज के अनुसार, तो उसमें मैग्नीशियम का सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल को विद्युत विच्छेदन करने पर कैथोड और एनोड पर, तो याद रखिएगा कैथोड पे O2 आता है और एनोड पर H2 आता है, पानी से ही दोनों निकलते हैं, उनके अंदर सोडियम फ्लोराइड का कोई अंतर नहीं पड़ता। चलिए अगला क्वेश्चन है सेल स्थिरांक है, सेल स्थिरांक क्या है? तो सेल कांस्टेंट बराबर होता है L/A, लेंथ पर यूनिट एरिया, लेंथ पर यूनिट एरिया को सेल स्थिरांक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त उत्पाद की मात्रा बराबर होती है 1 ग्राम समतुल्य के। वही फैराडे का ही नियम है, केवल नियम पढ़ लिए होंगे तो आपको पता होगा। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक होता है, देखिए ग्राम प्रति कूलम्ब उसका मात्रक होता है, ग्राम प्रति कूलम्ब उसका मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फैराडे का प्रथम नियम है W बराबर JQ, आपने पढ़ा होगा, जितना चार्ज दीजिएगा उतना उसके ऊपर वर्क होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका B। कह रहा प्रबल विद्युत अपघटे वो हो जो सभी तन्यता पर विभक्त हो, आयनों में विभक्त हो जाए आसानी से, वही ना प्रबल होगा, जो सभी पे टूट जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत अपघटनी चालक मापक होता है किसका? तो विभव का, यह विभव नापता है किसी चीज का। जो आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है ये देखिए डेनियल सेल को इसी तरीके से रूपांतरित किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा डेनियल सेल। जो चीज दिखाई गई है सेल का रूपांतरण, सेल समीकरण बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके द्वारा विद्युत अपघटे विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है? तो इलेक्ट्रॉन द्वारा, सॉरी विद्युत अपघटन है ना, आयन द्वारा, आयन के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कह रहा है कि निम्न में सबसे खराब सुचालक है, सुचालक का मतलब जो आयन में न टूटे। तो देखिए ये आयन में टूटता है, ये टूटता है, ये टूटता है, लेकिन यही आयन में नहीं टूटता है। इसका मतलब ये है कि आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये विद्युत का खराब सुचालक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धात्विक चालक में विद्युत का प्रवाह होता है, तो आपको पता है धातु है तो अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन विद्युत का सुचालक होगा। चालकता का एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक चालकता का होता है ओम पर ओम पर सेंटीमीटर, पर ओम पर सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका चालकत्व विलोमानुपाती होता है, चालकत्व विलोमानुपाती होता है प्रतिरोध का।
प्रतिरोध का। चलिए वो अगला क्वेश्चन है कि किसी बिलियन की तनुता बढ़ाने पर उसकी चालकता, सोचो ना जरा, आयन है, आयन पास पास रहेंगे तो तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, अगर आयन दूर दूर हो गए तो विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तनुता बढ़ाने पर उसकी चालकता घट जाएगी। कह रहा है किसी विद्युत अपघट्य की चालकता निर्भर करती है आयन की मात्रा पर, जितना उसके अंदर आयन होगा उतना जल्दी वो निर्भर करेगा। लोहे का जंग लगना कौन सी क्रिया होती है, तो वो याद रखिएगा अपचयन की क्रिया होती है। गैल्वेनाइज्ड लोहा कहलाता है, तो लोहे पर जिंक का लेप आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लोहे पर जिंक का लेप गैल्वेनाइज कहलाता है। विद्युत रासायनिक सेल का सेल स्थिरांक होता है रेसिस्टेंस कापा आरके होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है लवर सेतु बना होता है, तो देखिए लवर सेतु के अंदर हम अगर सोल्यूशन डालते हैं जिसके अंदर KCl बिलियन, KNO3 बिलियन, अमोनियम नाइट्रेट बिलियन, यानी ये सभी हो सकते हैं आपके लवर सेतु, इनसे बना होता है। फ्लोरीन सबसे अच्छा अक्सीकारक है, क्यों? फ्लोरीन सबसे अच्छा अक्सीकारक है क्यों? क्योंकि इसका उच्च अपचयन विभव होता है। सबसे अपचयन विभव क्या होता है, उच्च होता है, जिसके वजह से यह अच्छा अक्सीकारक होता है। कह रहा है शुष्क सेल का विभव आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बैटरी जो होती है वो 1.5 वोल्ट की होती है, तो 1.5 वोल्ट की बैटरी है तो उसका ऑप्शन हो जाएगा 1.5B। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव साम्य अवस्था में होता है। वो साम्य अवस्था में हमेशा याद रखिएगा किसी भी चीज का 0 होता है, साम्य अवस्था में किसी भी चीज का 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक होता है। देखिए उत्प्रेरक आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये समझा होगा कि उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया का वेग को बढ़ा देता है, नहीं, घटा भी देता है ना। तो याद रखिएगा कि वेग को बढ़ाने और वेग को घटाने A और C दोनों में काम आता है, लेकिन बेसिकली ले लिया जाता है वेग को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम कोई भी काम पॉजिटिविटी की वजह से करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया H2I2 साम्य अवस्था स्थिरांक निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? तो ये तो पता है कि इसकी मात्रा पर तो निर्भर करेगा, कि ताप पर करेगा, कि उत्प्रेरक पे करेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि ताप पर निर्भर करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ पे ताप मिलेगा यह अभिक्रिया आगे की ओर बढ़ने लगेगी। दाब उत्प्रेरक और इसकी मात्रा पे नहीं, ताप पर करेगा। यदि अभिक्रिया की दर ये है तो अभिक्रिया की कोटि होगी। तो कोटि आपको पता है कि जो उसका घात होता है उन सबके घात को जोड़ देने से कोटि बनती है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में बदलती है कहलाती है सक्रियण ऊर्जा। ये आपने लोगों ने पढ़ा होगा, सक्रियण ऊर्जा ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से अभिकारक से उत्पाद बनाने में। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा सक्रियण ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है आपका द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वो स्थिरांक, वेग स्थिरांक, यहाँ पे वे लिखा गया है, वेग स्थिरांक का मात्रक होता है। तो याद रखिएगा लीटर पर मोल पर सेकंड इसका मात्रक होता है द्वितीय कोटि अभिक्रिया की। उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तित करता है तो क्या कर देता है, उसकी सक्रियण ऊर्जा को ही परिवर्तित कर देता है बउआ, जो ऊपर रहता है उसको घटा के कम कर देता है। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और वेग की इकाई बराबर होती है, तो जब दोनों की बराबर हो जाए तो उसके लिए याद रखिएगा कि शून्य कोटि अभिक्रिया होती है, उसके लिए शून्य कोटि अभिक्रिया होती है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करता? ऐसा कौन है वो जो प्रभावित नहीं करता? तो याद रखिएगा आणविकता। ताप से प्रभावित होता है, सांद्रता से होता है, विकारक की प्रकृति से होता है, आणविकता से नहीं प्रभावित होता, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 89 में क्वेश्चन है कि अर्ध सेल प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए होता है। तो याद रखिएगा अर्ध सेल जो होता है T½ = 0.693/K, ये होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि वह वेग जिस पर पदार्थ की अभिक्रिया निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? तो हमेशा याद रखिएगा कि जिसका उसका सक्रिय द्रव्यमान जितना उसमें मौजूद होगा वो द्रव्यमान, उसी पर वो अभिक्रिया निर्भर करेगी, यानी कि वो बी आंसर होगा। कह रहा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए होता है, क्या होता है? तो याद रखिएगा कि हाफ जो होता है वो किसी भी सांद्रता के समानुपातिक होता है, ए के समानुपातिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु काल निर्भर नहीं करता। तो किस पर निर्भर नहीं करता?
शुरुआती सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, शुरुआती सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। फिर अगला क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया के लिए यदि संक्रियण ऊर्जा का बढ़ाने और घटाने का मान बराबर हो तो क्या हो सकता है। देखिए एंट्रोपी की तो बात नहीं की जाएगी, अब इसके अंदर दो है, तो कह रहा है सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाने और घटाने का मान बराबर हो जाए, यानी कि कोटि जीरो होगी तभी, या फिर ऊर्जा का परिवर्तन जीरो होगा, यानी कि इन तरीके से दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन थोड़ा सा इस क्वेश्चन का गलत हो गया है, तो जिसमें दोनों ऊर्जा बराबर जीरो और कोटि बराबर जीरो दोनों कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया ए और बी के लिए क्या दिया गया है, उसका वेग दिया गया है, तो पूछ रहा है कि वेग समीकरण का नियम क्या है। तो याद रखिएगा जो यहां पे गुना किया है दोनों वही पावर में दिखाई देना चाहिए, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला कोटि है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है इस क्वेश्चन के लिए। तो याद रखिएगा इसमें पानी पे ये अभिक्रिया निर्भर नहीं करती, ये एस्टर पर निर्भर करती है, यानी केवल और केवल एक उत्पाद पर, एक अभिकारक पर निर्भर कर रही है, तो ये कोटि हो जाएगी एक, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। कह रहे रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षारण कौन सी कोटि अभिक्रिया होती है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। कह रहे H2+Cl2 बहुआ ये जब तक सनलाइट दोगे नहीं अभिक्रिया होती नहीं है, इसलिए शून्य कोटि अभिक्रिया होती है। कह रहे निम्न में कौन सी अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता, निम्न में किस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता, ताप पर, सांद्रता पर या फिर दाब पर। तो देखिए अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर भी बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर भी बढ़ता है, लेकिन शून्य कोटि ले लीजिएगा, सांद्रता कितना भी कर दीजिएगा कोई अंतर नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के साथ किस प्रकार संबंधित होता है। तो आपको अभी मैंने बताया कि उत्प्रेरक बढ़ाने का भी काम करता है और घटाने का भी काम करता है, तो ए और बी दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अभिक्रिया की वेग की इकाई है, अभिक्रिया की वेग की इकाई। देखिए अभिक्रिया की वेग की इकाई वही इकाई होती है जो द्वितीय कोटि की इकाई होती है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर लीटर मोल पर सेकेंड पर। चलिए इससे आगे की जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस करियर लॉन्चर से जुड़े रहिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे चलकर पूरी की पूरी आपकी 12th रिलेटेड वीडियो इसी चैनल पे दी जाएगी, जहां पे आपको मैथ से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड और इंग्लिश प्लस हिंदी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस करियर लॉन्चर। थैंक यू सो मच।